मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला SRG मुरादाबाद, जो मेरा विद्यालय है उच्च प्राथमिक विद्यालय जैतिया सदुल्लापुर। और इस विपरीत परिस्थितियों कोविड-19 द्वारा उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन टीचिंग में हम जीरो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से TLM के माध्यम से हम बच्चों को कुछ अवधारणाएँ जो हमारे विषय से संबंधित है उन्हें बताया जा रहा है। और विद्यालय में जब हम अपने होते हैं तो समूह में इन कार्यों को कराकर बच्चे बहुत विधिवत तरीके से इन अवधारणाओं को स्पष्ट कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक्स है आज, बच्चों को हम बताना चाहेंगे जो हमारी ऋतु परिवर्तन होता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, तो ये ऋतुएँ कैसे आती हैं, इसके अवधारणा को हम स्पष्ट इस TLM के माध्यम से जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम बताना चाहेंगे। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गमन करती है। तो एक परिक्रमा पूरी करने में उसे 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से, ये सूरज है आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सीधी ना होकर थोड़ी अपने अक्ष पे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी बिल्कुल सीधी ना होकर ये कैसे झुकी हुई है, कितनी 23.5 डिग्री, किससे, ऊर्ध्वाधर से। जब ये 23.5 डिग्री ऊर्ध्वाधर से झुकी हुई है तो ये कक्षीय तल से अपने कितने डिग्री झुकी होती है, 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री और कक्षीय तल से कितनी झुकी हुई होती है, 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ये इस तरीके से झुकी हुई होगी, यानी ये बिल्कुल सीधी ना होगी, ये इस तरीके से झुकी हुई होती है। अब इसको एक TLM के माध्यम से हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, इसको हमने, ये स्थिति हमने दिखाई है 21 जून की। अब बच्चों आप जानते हैं कि बीचों बीच हमें क्या मानते हैं, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं विषुवतीय रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। इस विषुवतीय रेखा से ऊपर के आधे गोले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के आधे गोले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही है सूरज के चारों तरफ। क्या स्थिति होती है 21 जून। अब 21 जून को आप जानते हैं कि जो हमारे देश के अंदर अधिकतर क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ क्या है, गर्मी पड़ती है। तो मेन कारण क्या है कि जो हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो देखिए क्या होता है, जब पृथ्वी हमारी झुकी हुई है इस स्थिति में, अब यहाँ पे इस मॉडल के माध्यम से हम यहाँ से देख सकते हैं 21 जून की स्थिति हम बता रहे हैं कि सूरज से चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधे कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और कर्क रेखा क्या है, कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी विषुवतीय रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, तो वहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हमारी स्थिति होती है वहाँ पे कर्क रेखा के आसपास ये सब जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी झुकी हुई है इस तरीके से। दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होता है, सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं, धागे के माध्यम से हमने दिखाया है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं प्रकाश के। तो इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध पे हमारी प्रकाश की किरणें सूरज से कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। तो जहाँ पे प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं यानी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो होगी ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, तो वहाँ पे गर्मी का कम होगी, यानी वहाँ पे क्या होता है, शीत ऋतु होगी। ये थी 21 जून की स्थिति। अब हम दूर से ही देख सकते हैं, इसके ठीक विपरीत अभी चलते हैं कि वैसे तो 21 जून के बाद 23 सितंबर, लेकिन इसके ठीक विपरीत हम स्थिति देख रहे हैं 22 दिसंबर की। अब हम 22 दिसंबर की स्थिति देख सकते हैं कि जो सूरज से चलने वाली किरणें हैं वो सीधे बिल्कुल कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। जहाँ 21 जून को जो हमारी सूरज की किरणें सीधे कहाँ पड़ रही थी, कर्क रेखा पर, लेकिन 22 दिसंबर की स्थिति में हमारी कहाँ पड़ रही हैं, मकर रेखा पर। जब मकर रेखा कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आप देख सकते हैं। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवतीय रेखा पे मैंने अपना पैन रखा है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, मकर रेखा। तो इसकी कहाँ पे पड़ रही सूरज की किरणें, सीधी मकर रेखा पे। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सीधी किरणें पड़ रही हैं, और आप देख सकते हैं इसकी दूरी, दक्षिणी गोलार्ध की दूरी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम है। तो जब यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में तो होगा ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में देखिए आप देख सकते हैं तिरछी किरणें पड़ रही हैं, वहाँ पे सूरज का प्रकाश सीधा नहीं पहुँच रहा है, कम पहुँच रहा है। तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु यानी जाड़ा ऋतु होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 सितंबर, और यहाँ पे देखिए मैं दिखाया है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इन दोनों ही स्थिति में जो हमारी पृथ्वी होती है उसके बिल्कुल विषुवतीय रेखा, जो बीचों बीच रेखा होती है, विषुवतीय रेखा पर
भूमध्य रेखा पर सीधे सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं। आप देख सकते हैं 23 सितंबर की स्थिति और 21 मार्च की स्थिति। यहाँ पे दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है कि सूरज की किरणें सीधे सीधे विषुवतीय रेखा पर पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। और 23 सितंबर को ठीक इसके विपरीत हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में हमारी शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी बसंत ऋतु होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे ये किस तरह से घूम के हम जब ये आते हैं तो ये हमारा जब परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी अपने कक्षीय अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने से और अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री कक्षीय तल से झुकाव के कारण हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और जिसको इस माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अरबिंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मंच प्राप्त करा है। इस देश के अंदर हमारे जो शिक्षक हैं, जो नवाचारी शिक्षक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अरबिंदो सोसाइटी द्वारा प्राप्त किया जाता है HDFC बैंक के सहयोग से, और जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम बहुत जीरो इन्वेस्टमेंट पर आधारित अपने TLM बनाते हैं और विभिन्न विषय वस्तुओं को, अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोत्साहन करने, मोटिवेशन करने के लिए, हमारा रेनफोर्समेंट करने के लिए मैं अरबिंदो सोसाइटी को अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम उसी लगन से, उसी मेहनत से हम कार्य करते रहेंगे और अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने विद्यालय, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और बच्चों को बहुत अच्छी तालीम हम दे सकेंगे। धन्यवाद।